सिद्धार्थ को जब बीरेन शर्मा ने राजसमंद जाने को कहा तो सिद्धार्थ ने पहले तो जाने में नानुकुर की, लेकिन जब बाद में बीरेन शर्मा ने उसे समझाया तो वो जाने के लिए तैयार हो गया था। ऐसे ही रिया भी पहले होश में आए अपने दादाजी जगत प्रसाद माथुर से मिलने के बजाय पहले सिद्धार्थ को ढूंढने जाना चाहती थी। लेकिन जब अमन ने उसे समझाया कि उसे पहले अपने दादाजी से मिलने जाना चाहिए तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। इधर सिद्धार्थ अभिमन्यु के साथ राजसमंद के लिए निकल पड़ा था और दूसरी तरफ रिया अमन नायक के साथ निकल पड़ी थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और घटना घटित होने जा रही थी। योगेंद्र सिंह के खास आदमी बल्ली के पास भी सिद्धार्थ की लोकेशन पहुंच चुकी थी और वो सिद्धार्थ की लोकेशन लेकर योगेंद्र सिंह के पास पहुंच चुका था। विदित हो, बल्ली वही आदमी था जिस पर सुकृति और गुरबचन के ऊपर हमला करके उन्हें घायल करने का आरोप लगा था। बल्ली ने जब योगेंद्र सिंह को यह बताया कि उसे सिद्धार्थ की लोकेशन मिल चुकी है तो योगेंद्र सिंह अपनी जगह पर उछल पड़ा था। बहुत बढ़िया बल्ली, खुश कर दिया तुमने मुझे। योगेंद्र सिंह ने बल्ली को गले लगाते हुए कहा, आपने मुझे सिद्धार्थ को ढूंढने का ऑर्डर दिया था सर, और मैं आपका वफादार हूं और आपका ऑर्डर पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। बल्ली ने योगेंद्र सिंह से अपनी वफादारी दिखाते हुए कहा। गुरबचन के धोखा देने के बाद पूरी तरह टूट चुका योगेंद्र सिंह बल्ली के ऊपर अब धीरे धीरे भरोसा करना शुरू कर चुका था। बल्ली ने भी योगेंद्र सिंह के भरोसे को जीतने के लिए सिद्धार्थ को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया था। लेकिन जिस सिद्धार्थ को ढूंढने में हमारी पूरी टीम फेल हो गई, उसे तुमने ढूंढा कैसे? योगेंद्र सिंह ने बल्ली से सवाल किया। मैं इसको अपनी कामयाबी नहीं कहूंगा सर, ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मुझे मिल गया। बल्ली ने योगेंद्र सिंह को जवाब दिया और उसके बाद अपना फोन निकालकर योगेंद्र सिंह को पकड़ा दिया था। उस फोन में एक फोटो थी जिसमें बल्ली का भाई खड़ा हुआ था और उसके पीछे सिद्धार्थ एक गाड़ी से उतर रहा था। ये फोटो जयपुर ट्रॉमा केयर के बाहर ली गई थी और सिद्धार्थ जिस गाड़ी से उतर रहा था वो गाड़ी और किसी के नहीं बल्कि रुक्मिणी की थी। डॉक्टर के बुलाने पर जब रुक्मिणी देवयानी को देखने के लिए जयपुर ट्रॉमा केयर गई थी, उस वक्त सिद्धार्थ भी उसके साथ था और वहीं पर यह फोटो क्लिक की गई थी। चलो कोई बात नहीं, मिल गया, बस यही बहुत है। जल्दी जयपुर निकलने की तैयारी करो। योगेंद्र सिंह ने जवाब दिया और फिर वहां से उठकर शुभांकर को फोन मिलाने के लिए अपना फोन उठा लिया था। योगेंद्र सिंह को फोन उठाता देखकर बल्ली तुरंत समझ गया था कि योगेंद्र सिंह शुभांकर को फोन मिलाने जा रहे हैं। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूं, बल्ली ने योगेंद्र सिंह से कहा। बोलो, योगेंद्र सिंह ने बल्ली से कहा। अगर पहले बल्ली ने योगेंद्र सिंह को टोका होता तो शायद योगेंद्र सिंह उसे झड़क देता। क्योंकि आज उसने सिद्धार्थ का पता दिया था, इसलिए योगेंद्र सिंह उसकी हर बात मानने को तैयार था। सर, आप डीजीपी साहब को फोन मत कीजिए, बल्ली ने योगेंद्र सिंह की ओर देखते हुए कहा। क्यों? बल्ली की बात सुनकर योगेंद्र सिंह चौंक गया था। सर, मैं ये नहीं चाहता कि आप इसमें किसी सरकारी आदमी को इन्वॉल्व करें। हम लोग ही काफी हैं इस चीज को करने के लिए, बल्ली ने योगेंद्र सिंह की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसे ये बात कहने में डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहा था। लेकिन बल्ली, अगर मैं शुभांकर से कहूंगा तो वो अभी जयपुर के एसपी से बात करके सिद्धार्थ की लोकेशन निकाल लेगा और हम आसानी से उसके पास पहुंच सकते हैं। योगेंद्र सिंह ने बल्ली की ओर देखते हुए कहा। पहुंच भी सकते हैं और वो गायब भी हो सकता है सर, बल्ली ने योगेंद्र सिंह से कहा। मतलब? योगेंद्र सिंह ने बल्ली की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा। उसे अभी तक बल्ली की बात समझ नहीं आई थी। सर, हम सिद्धार्थ को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत इन्वॉल्व है। अब खुद सोचिए कि ये इतनी आसानी से हमें झांसा देकर निकल गया और उसके बाद अब ये बिना डर के आराम से जयपुर घूम रहा है, बल्ली ने योगेंद्र सिंह को समझाते हुए कहा। योगेंद्र सिंह को बल्ली की बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही थी। इसके बाद बल्ली ने अपने फोन की स्क्रीन पर मौजूद फोटो को जूम किया, जिसमें गाड़ी का नंबर तो उसके भाई की तस्वीर के पीछे छुपा था, लेकिन गाड़ी का मॉडल उन्हें दिखाई पड़ रहा था। क्या आपको लगता है कि कुछ बीघे खेती करने वाला सिद्धार्थ सिर्फ खेती से ही इतने पैसे वाला बन गया कि वो अपने माँ बाप के साथ ईटानगर तो छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश छोड़कर राजस्थान के सबसे महंगे शहर जयपुर में इतनी शानदार लग्जरी गाड़ी में घूम सकता है? बल्ली ने योगेंद्र सिंह से कहा और फिर सीधा होकर खड़ा हो गया था। बल्ली के इतना कहने के बाद योगेंद्र सिंह पूरी तरह से समझ चुका था कि आखिर में बल्ली उससे कहना क्या चाहता है। फिर हम इसको कैसे करेंगे?
योगेंद्र सिंह ने अब गेंद पूरी तरह से बल्ली के पाले में डाल दी थी। पहले हम उसको ढूंढेंगे, उसके बाद खुद उसे मारेंगे, बल्ली ने योगेंद्र सिंह से कहा। और योगेंद्र सिंह से ये बात कहते हुए बल्ली की आंखों में खून उतर आया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धार्थ की उससे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। यहाँ गौर करने वाली एक बात यह भी थी कि बल्ली ने अभी तक योगेंद्र सिंह के सामने ये खुलासा नहीं किया था कि उसने सुकृति और गुरबचन के ऊपर हमला किया है। अब वो योगेंद्र सिंह से ये बात क्यों छुपा रहा था, इसका खुलासा होना बाकी था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुकृति और गुरबचन के ऊपर बल्ली ने हमला किया ही ना हो और सुकृति झूठ बोल रही हो। लेकिन अगर सुकृति झूठ बोल रही थी तो गुरबचन ने बल्ली का नाम लेते हुए उसे चीरने की बात क्यों की थी? ऐसे कई सारे सवाल थे जो अलग अलग फिजाओं में तैर रहे थे, जिनका खुलासा होने पर बहुत सारे राज खुलने वाले थे। ठीक है बल्ली, तुम सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे अब सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की मौत देखनी थी और सिद्धार्थ को मारने के लिए योगेंद्र सिंह किसी भी हद तक जा सकता था। ओके सर, मैं अपने लोगों के साथ राजस्थान निकलने की तैयारी करता हूं, बल्ली ने योगेंद्र सिंह की ओर देखते हुए कहा और फिर वहां से चला गया था। बल्ली जब योगेंद्र सिंह के घर से बाहर निकल रहा था, उस वक्त उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान छाई हुई थी, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई मिशन कामयाब हो गया हो। इधर बल्ली सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए अपने आदमियों के साथ राजस्थान निकलने की तैयारी कर रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभिमन्यु के साथ राजसमंद के लिए निकल चुका था और रिया अमन के साथ दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ चुकी थी। इन तीनों के साथ साथ युवराज रुद्रदेव भी पूरी तन्मयता के साथ शिंजो को ढूंढ रहे थे। उन्हें शिंजो को ढूंढने से सिद्धार्थ को पाने का रास्ता नजर आ रहा था। उस डॉक्टर ने हमारी मदद तो कर दी, लेकिन हम शिंजो को इतने बड़े शहर में कहां ढूंढेंगे? वो इस वक्त पता नहीं कहां होगा। गाड़ी चला रही शांति देवी ने अपने बगल में बैठे युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा, मिल जाएगा, भगवान हमारे साथ है शांति चाची। कहा हमें यही नहीं पता था कि सिद्धार्थ के अलावा भी किसी के पास पारद की शक्तियां हैं, और कहा हमारे पास शिंजो की तस्वीर तक आ चुकी है। अगर ईश्वर ने हमारे साथ इतना किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी कुछ अच्छा ही करेगा। युवराज रुद्रदेव ने आशा भरी नजरों से सड़क की ओर देखते हुए कहा। हालांकि शांति देवी को पहले इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। पहले अपने बेटे को खोने के बाद, फिर प्रभुनाथ के अचानक गायब होने से शांति देवी का भगवान के ऊपर से भरोसा उठ सा गया था। लेकिन युवराज रुद्रदेव के आने के बाद अब शांति देवी को ऐसा लगने लगा था कि वो प्रभुनाथ को ढूंढने में सफल हो जाएगी। शांति देवी का युवराज रुद्रदेव के साथ देने के पीछे एक मकसद ये भी था कि वो प्रभुनाथ को ढूंढने में युवराज रुद्रदेव की मदद चाहती थी। इधर शांति देवी और युवराज रुद्रदेव आपस में बातें करते जा रहे थे और उधर अभिमन्यु और सिद्धार्थ आपस में बातें करते जा रहे थे। सिद्धार्थ के मन में अनिकेत को आए अटैक को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। हालांकि रुक्मिणी ने उसकी अंगूठी पर बने हुए निशान और अनिकेत के सीने पर बने हुए निशान को एक जैसा बताकर सिद्धार्थ को इस बात के लिए तो आगाह कर दिया था कि उसका सिद्धार्थ के साथ कोई संबंध है, लेकिन सिद्धार्थ सिर्फ एक निशान के ऊपर भरोसा करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आपको क्या लगता है अभिमन्यु अंकल, क्या अनिकेत सच में मेरे जाने से ठीक हो जाएगा? सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से सवाल किया। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर रुक्मिणी ने बीरेन अंकल से तुम्हें बुलाने की रिक्वेस्ट की है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा इलाज होता है, अभिमन्यु ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ को अभिमन्यु की बात समझ में नहीं आ रही थी और न ही उसका राजसमंद जाने का मन कर रहा था, लेकिन वो बीरेन के ऑर्डर को टाल नहीं सकता था। जैसे सिद्धार्थ राजसमंद जाने के लिए उधेड़बुन में फंसा हुआ था, ठीक वैसी ही फ्लाइट में बैठी रिया भी दिल्ली जाने को लेकर उधेड़बुन में फंसी हुई थी। उसका भी मन नहीं कर रहा था कि वो दिल्ली जाए, लेकिन अमन के समझाने पर वो भी जाने को तैयार हो गई थी। क्या हुआ मैम, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? रिया को उदास देखकर अमन ने उससे सवाल किया। कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, रिया ने उसे जवाब देते हुए कहा। फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? अगर आप इस चेहरे के साथ माथुर साहब के सामने आएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, अमन नायक ने रिया से कहा। अमन, एक बात कहूं, मेरे मन में ना पता नहीं क्यों दादाजी के ठीक होने की खुशी ही उत्पन्न नहीं हो रही है।
रिया ने अपने मन में चल रही उथल पुथल के बारे में अमन को बताते हुए कहा, जो बातें बीत गई है उस पर चर्चा करने से केवल मन ही दुखता है मैम। आप पुरानी बातों को ऐसे भूल जाइए जैसे कुछ हुआ ही ना हो और खुश होकर माथुर साहब के पास चलिए, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि आप उनसे नाराज हैं तो वो जीते जी मर जाएंगे। अमन ने रिया को समझाते हुए कहा। रिया को समझाकर उसे जगत प्रसाद माथुर के पास खुश मन से ले जाने की कोशिश कर रहे अमन का उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। बस वो दादा और पोती के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होते देखना चाह रहा था। रिया अमन के साथ दिल्ली पहुंचने वाली थी। सिद्धार्थ अभिमन्यु के साथ राजसमंद पहुंचने वाला था। बल्ली सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए ईटानगर से निकल चुका था। युवराज रुद्रदेव शांति के साथ शिंजो को ढूंढ रहे थे। इधर चार चार घटनाएं एक साथ हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी घटना भी वहां घट रही थी जिसका इस घटना से सीधा संबंध था, और अब ये आगे चलकर सिद्धार्थ या उससे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालने वाली थी, इसका खुलासा होना बाकी था। अरुणाचल प्रदेश के ही किसी अन्य जिले में एक घर बना हुआ है और उस घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि उस घर के अंदर कोई आया हुआ है। तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से 4 लोग उतरे। इन चारों में से एक रणवीर प्रताप और बाकी उसके 3 साथी थे जो रात में युवराज रुद्रदेव को मारकर भागे थे। उनके साथ अभी भी वो बोरा था जिसे वो लोग योगेंद्र सिंह के घर से लेकर निकले थे। रणवीर प्रताप उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर उस पर लगी हुई सांकल खड़का दी थी और उसके सांकल खड़काते ही दरवाजा खोल दिया गया था। दरवाजा उसके बेटे रणधीर ने खोला था। दरवाजा खुलते ही रणवीर अपने साथियों के साथ घर के अंदर चला गया था। क्या हुआ डैड? सिद्धार्थ के बारे में कुछ पता चला? रणधीर ने अपने डैड से सवाल किया, लेकिन इससे पहले कि रणवीर प्रताप उसे कोई जवाब देता कि उसकी नजर उनके पास मौजूद बोरे पर चली गई थी। इसमें क्या है? रणधीर प्रताप ने अगला सवाल किया, लेकिन रणवीर प्रताप ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस घर के आंगन में चला गया था। अंदर टिया और उसके पापा के साथ एक बूढ़ा और बुढ़िया भी मौजूद थे और उनसे थोड़ी ही दूर पर शक्ति मौली भी बेहोश लेटा हुआ था। अंदर जाने के बाद रणवीर प्रताप ने अपने आदमियों से बोरा पलटने को कह दिया था, और जैसे ही उसके आदमियों ने वो बोरा पलटा कि उसमें से जो निकला उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिर क्या लाया था रणवीर प्रताप अपने साथ योगेंद्र सिंह के घर से, और क्या है अनिकेत को अटैक आने के पीछे का राज? क्या बल्ली चल रहा है योगेंद्र सिंह के साथ कोई चाल? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।